नमस्कार। तो वैसे तो आज एक बहुत बड़ा मैच है, इंडिया वर्सेस उज्बेकिस्तान। तो आज मैं बताऊं किस बारे में बात करने वाला हूं। मैंने काफ़ी और मोस्टली मैं ये भी कह सकता हूं कि वो नॉन फुटबॉल फैंस के हैं या ज़्यादातर यूरोपियन फुटबॉल फैंस जो हमारे इंडिया के, उनका एक दिमाग में एक चीज़ चलती है जो वो जाहिर भी करते रहते हैं, जो मैंने देखी है। इसलिए मैं उस चीज़ के ऊपर थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ आपसे, और आपका भी मैं फिर ओपिनियन जानना चाहूँगा। आप कमेंट में बताइएगा कि मोस्टली का जो बहुत इंडियन फुटबॉल फैन एकदम ट्रू डाई हार्ड वाले, उनको पता है कि क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है, क्यों हम डेवलप नहीं हो पा रहे हैं और कितना टाइम लग सकता है, सब चीज़ें उनके दिमाग में है। लेकिन जो एकदम डायरेक्टली इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, वो डायरेक्टली जो है वो सवाल ही करते हैं। इसलिए मैंने देखा कि इंडियन फुटबॉल कभी डेवलप नहीं हो सकता। सीधा मतलब डायरेक्ट वो कर दिया, डायरेक्ट डिसीजन दे दिया, जजमेंट, इंडियन फुटबॉल कभी डेवलप नहीं हो सकता। तो भाई इंडियन फुटबॉल डेवलप हो सकता है। और अगर मैं ये कहूँ कि 15 से 20 साल में हमारा फुटबॉल इतना डेवलप हो सकता है कि ये जो हम रोते हैं ना, ये ऐसा खेल रहा है, पूरा डिफेंसिव खेल रहे थे, ये कर दिया वो कर दिया, हमारे प्लेयर बाहर नहीं जा रहे, स्पॉन्सर नहीं है, प्रॉफिट में नहीं जा रहे, ये सब चीज़ें बंद हो सकती है सिर्फ 15 से 20 साल में। मतलब 15 साल में आपको पूरा चेंज दिखेगा, और 20 साल में तो एकदम मार्केट एकदम तैरेगा। मतलब फुटबॉल जो है ना मार्केट में बहेगा, और ये सब कोई आप मतलब बात ही नहीं करोगे आप इसकी। अब मैं आपको थोड़ा सा, मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो मैंने कुछ कंट्रीज़ का जो डेवलपमेंट देखा, उसमें कितने साल लगे, ये सब चीज़ें देखी, और उन्होंने जिस टाइम पे डेवलप किया, और अभी जो करंट मॉडर्न फुटबॉल है, हम इसमें और तेज़ी से, मतलब हो सकता है कि जो मैं 15-20 बोल रहा हूँ उसको आप और कट कर सकते हो ईयर्स, तो इतना तेज मतलब हम ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को उसके लिए जुमले कम देना पड़ेगा और ग्राउंड लेवल पे काम ज़्यादा करना पड़ेगा। जो अनाउंसमेंट्स है और ये सब चीज़ें कम, काम करो और दिखाओ। ये फालतू अनाउंसमेंट मत दो, सीधे काम करो दिखाओ, ये करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको 2-3 कंट्री के एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एक जो जाइंट कंट्रीज बन चुकी है, एक जो करंट में बहुत ज़्यादा तेज ग्रो हो रही है, और कुछ जो फेल भी हुई है, जिन्होंने सही सिस्टम फॉलो नहीं किया, जो फेल भी हुई है। तो मैं आपको तीनों एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप बारीकी से समझे कि क्या सीन है। सबसे पहला एग्जाम्पल, एशिया में देखा जाए तो सबसे खतरनाक डेवलप्ड फुटबॉल में अगर आप बोलेंगे तो जापान को आप सबसे ऊपर रखेंगे। अब जापान की फुटबॉल जो है ये 15-20 सालों में ही एकदम से तेज हुई थी जब उन्होंने उस पर ध्यान दिया। अब देखो, मैं अगर आपको ये कहूँ कि 1980 के पहले जापान की फुटबॉल, मतलब वहाँ पे लोगों को फुटबॉल से कोई मतलब नहीं था। 1980 के पहले तक था कि चलिए ठीक है, 1980 के पहले तक वहाँ पे जैसे हमारे इंडियन फुटबॉल कैसे थोड़ा मोड़ा फॉलो करते हैं ना, वैसे वहाँ पे भी करते थे। एकदम ट्रू डायहार्ड टाइप का फॉलोइंग नहीं थी जैसे अभी हमारे क्रिकेट की है, ऐसी वहाँ पे नहीं थी। तो देखिए 1968 से वहाँ पे जो है फुटबॉल का एक्चुअली में, लेकिन अगर आप देखेंगे थोड़ा सा वहाँ पे रिकग्निशन मिला है फुटबॉल को। कैसे? 1968 में उन्होंने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल ले लिया था। तो ये जो हम बात करते हैं ना कि इंडिया को कुछ, यहाँ के फैंस को, पब्लिक को कुछ अचीवमेंट दिखाना पड़ेगा, तब यहाँ के जो लोग हैं, फैंस है, स्पॉन्सर्स है, वो घुसेंगे। तो जापान ने 1968 में किया। तो वहां से क्या हुआ, फुटबॉल को थोड़ा सा पुश मिला, लोगों ने उसकी तरफ देखा कि यार ये गेम है जहां जापान शायद आगे बढ़ सकता है। तो 1970s में क्या किया, जापान ने यूथ फुटबॉल के ऊपर काम करना चालू किया, क्योंकि वो एक चीज समझ गए कि ऊपर की टीम तो बनी है, ठीक है, ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज भी आ गया, लेकिन अब इसको बरकरार रखना है तो नीचे से सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा कि वैसे ही प्लेयर्स हमको बार बार मिले। तो 1970s से उन्होंने ना जो यूथ फुटबॉल डेवलपमेंट है वहां पे काम करना चालू किया, और उसी का जो उनको रिजल्ट इतने सालों बाद मिला। 1970s में ही उन्होंने यूथ लीग स्टार्ट करी थी। तो 1970s में उन्होंने जो काम चालू किया था, 1988 में उन्होंने पहली बार एशिया कप में खेला था, और 1992 में वो एशिया कप के चैंपियंस भी बन गए। एक और आपको अच्छी बात बताता हूं कि 1968 में वो जो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे ओलंपिक्स में, उसके बाद जो उनको समझ आई थी कि हमको फुटबॉल के लिए काम करना चाहिए, उसका ओवरऑल रिजल्ट उनको 30 साल बाद मिला। 30 साल बाद 1998 में उन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, और तब से आज तक वो हर बार क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उनको जो वर्ल्ड कप का उनका ड्रीम था वो 30 सालों में पूरा हुआ। 1968 से उन्होंने जो ड्रीम सोचा, और उनका ड्रीम 1998 में जाके पूरा हुआ। और उनको लगभग एशिया में उनको जो है वो रिकग्निशन मिलने के लिए लगभग 15 से 20 साल लगे। 1970s में उन्होंने यूथ फुटबॉल पे काम चालू किया, और 1988 में एशिया कप के लिए क्वालिफाई, और उसके बाद वो जायंट के रूप में बन गए एशियन फुटबॉल में जापान। तब से उनकी ग्रोथ
एकदम हाई पे ही है, कभी नीचे नहीं आई। उन्होंने उनका एक सिस्टम ऐसा बना दिया इतने सालों में कि अब उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने साल लगे उनको? 15 से 20 साल लगे उस लेवल को टच करने के लिए, और ये उस टाइम की बात है। अभी लेकिन मॉडर्न फुटबॉल में हमारे बहुत सारी चीजें हैं कि हम और तेज फास्ट ग्रो कर सकते हैं। अब उसका एक थोड़ा सा मैं नमूना आपको बताऊं तो वियतनाम को आप ले सकते हैं कि वियतनाम जिस तरीके से ग्रो हुआ है, आपने देखा 2010 के टाइम पे वियतनाम हमसे हार रहा था, लेकिन वो भी उस टाइम प्रोसेस में था, जिसका रिजल्ट अभी आप देख सकते हैं कि जापान के अगेंस्ट वो कैसा किस तरह का खेल रहे थे, या वो कैसा गेम प्ले करते हैं, जो मैचेस भी खेलते हैं आप देख सकते हैं उनका गेम प्ले एक डिफरेंट लेवल पे जा रहा है। तो वियतनाम में जो प्रोफेशनल लीग सन 2000 में आई थी, और उसके बाद उन्होंने प्रॉपरली फुटबॉल के ऊपर काम करना चालू किया था। और आप देखिए कि अभी लगभग 20 साल हो चुके इस बात को, और 2023-24 अभी चल रहा है, और अभी देखिए वियतनाम की फुटबॉल एक बहुत ही रैपिड ग्रोइंग पे है, और आगे और अगले 5 साल में और ज्यादा ऊपर जा सकती है। तो देखिए वियतनाम फुटबॉल जो 2009 से लेकर 2014 तक का अगर उनका पीरियड देखें तो बहुत ही डिजास्टर, बहुत ही बुरा पीरियड रहा 2009 से 14 तक का। लेकिन 2014 के बाद से उनकी फुटबॉल के ऊपर अच्छे से काम हुआ है, उनका ग्रोथ हुआ है, और अभी आप बोल सकते हैं लगभग 10 साल हो चुके हैं कि उनकी फुटबॉल एकदम बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। उनका आप रैंकिंग भी देख सकते हैं, रैंकिंग भी वो मेंटेन करके चलते हैं, और उनके फुटबॉल के मैचेस भी आप देखिए क्वालिटी दिखेगी आपको। अब ये कैसे हुआ तो मैं आपको बताना चाहूंगा। वियतनाम ज्यादा फोकस वियतनाम का कहां पे होता है? वियतनाम में अंडर 23 को ओलंपिक साइड बोला जाता है। तो वो ओलंपिक साइड जो टीम होती है अंडर 23, उसके ऊपर उनका मेन फोकस डालते हैं कि इस टीम के लिए हमको मेहनत करना है। तो उस टीम के लिए मेहनत करना मतलब क्या हुआ? आपको यूथ लेवल पे काम करना पड़ेगा, तब आपको अंडर 23 के प्लेयर्स मिलेंगे। और आप देख सकते हैं अंडर 23 लेवल में वियतनाम थोड़ा अच्छा भी कर रहा है, और अंडर 23 पे जो काम कर रहे हैं इसकी वजह से उनको सीनियर प्लेयर ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं। तो देखिए वियतनाम में फुटबॉल अकेडमीज है, उनकी नेशनल फुटबॉल अकेडमीज, उनमें प्लेयर्स के ऊपर काम हो रहा है। देन वहां के जो लोकल कोचेस है उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। तो हर चीज उनकी इस फेवर में कर रहे हैं कि ओवरऑल वियतनाम के फुटबॉल ग्रो करे। इस चीज के ऊपर उनका पूरा फोकस है। और यूथ डेवलपमेंट, मतलब हर जगह एक ही बात आ रही है, यूथ डेवलपमेंट। जापान ने यूथ डेवलपमेंट पे फोकस किया था, उसका रिजल्ट उनको मिला। वियतनाम यूथ डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, उनका रिजल्ट उनको मिल रहा है। अब देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि अगर हम एक ऐसी कंट्री जिनको हमने देखा है कि जो फेल हुई है, अगर आप ऊपर ध्यान दोगे नीचे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी पूरा जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट भी किया पूरा जाएगा, है ना, एकदम पानी के भाव। उसका एग्जाम्पल है चाइना। और वही चीज हमारे यहाँ भी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है अभी तुरंत में। आप देखिए हमारे यहाँ पे मेनली फोकस जो ऊपर की लीग के लिए किया जा रहा है, नीचे ग्राउंड लेवल पे काम बहुत ही कम हो रहा है। सेम चाइना में ये चीज हुई। चाइना में वहां का जो चाइनीज सुपर लीग है, मेन काम उन्होंने उसके ऊपर पूरा इन्वेस्ट कर दिया, ऊपर सीनियर सीनियर सीनियर। लेकिन वो सिस्टम के ऊपर काम नहीं किया कि ग्राउंड लेवल से प्लेयर यहाँ चाइनीज सुपर लीग तक आएगा, कैसे आएगा, क्या उसको उतना इंटेंसिव लेवल मिलेगा, उस चीज के ऊपर कम काम किया। मेन ऊपर बड़े प्लेयर्स बुलाए, लीग अच्छी करी, मेन जो चाइनीज सुपर लीग है उसके ऊपर काम कर लिया, और वो फेल हो गए। आप देख सकते हैं उनकी कंट्री आज भी वही है जो चाइनीज सुपर लीग उन्होंने स्टार्ट करी थी, पैसा लगाया था, बड़े प्लेयर्स बुलाए थे, कोई फायदा उनको मिला नहीं। लेकिन वहीं पर आप देखिए कि आप ज्यादा फोकस अगर करेंगे, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, नीचे आप पूरा इन्वेस्टमेंट नीचे ही करिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि नीचे आप खाद दोगे तो ऊपर पेड़ फल देगा। तो ये काम जापान ने किया और अब वियतनाम उसको फॉलो कर रहा है, जिस प्रोसेस पे अदर एशियन कंट्रीज ऊपर गई है। और चाइनीज जो फॉलो क्या कर रहा है, चाइनीज जो है वो सीधे ऊपर खीर खाने को देख रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। और इंडिया भी थोड़ा थोड़ा उधर ही जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। हम पूरा फोकस ऊपर कर रहे हैं, नीचे आप अभी भी देख सकते हैं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है नीचे से कि ऊपर तक प्लेयर आएगा और एक सिस्टम बन जाएगा, एक चेन बन जाएगी कि कंटिन्यू वहां से ना, जैसे बोलेंगे कि कंटिन्यू प्लेयर पे प्लेयर आ रहे हैं। ये सिस्टम अभी भी हम नहीं बन रहा है, अभी नहीं बन रहा है, ये मैं बोल सकता हूँ। ये अनाउंसमेंट आपको मिली होगी कि विजन 2047 के अंदर ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन अभी काम तो इस पर नहीं हो रहा है। तो वही हमको करना है, अदरवाइज क्या होगा, हम भी फेल रहेंगे और हम आगे 20 साल 30 साल 50 साल कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहीं की वहीं रहेंगे। वहीं चाइना भी वहीं की वहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, वहीं स्टिक हो गया, एकदम चिपक के बैठ गया, क्योंकि उनका सिस्टम ही नहीं बन पा रहा है। तो हमको फॉलो करना है जापान के मॉडल को कि भाई यूथ पे, हाँ मैं कह सकता हूँ कोई प्रॉफिट नहीं आएगा यूथ पे डेवलप, मतलब वहाँ यूथ डेवलपमेंट पे पैसा लगाने से प्रॉफिट वहाँ पे नहीं मिलता। प्रॉफिट तो आपको ऊपर आएगा, प्लेयर सेलिंग इनसे आएगा, लेकिन आपको नीचे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 10 साल 15 साल थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा कि यार आएगा, मार्केट बनेगा, ये सब 10 से 15 साल के बाद आप देखिएगा जो, क्योंकि इतना बड़ा देश है भाई, आप सोच लो क्या क्या ही प्लेयर आएंगे, आप सोच नहीं सकते। और ये जापान भी कहते हैं कि हमको है ना, अभी कोच ने जो कहा था कि हमारे इंडिया को फुटबॉल पॉपुलेशन बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, कि फुटबॉल ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, खेलें।
तो ये वो, क्योंकि उनको ही पता है कि भाई, और सबको पता है इंडिया में जिस दिन फुटबॉल बढ़ गया ना भाई, पैसों की मतलब क्या बोलेंगे, पेड़ ही लग जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, मार्केटिंग लेवल आप देख लो, व्यूअरशिप देख लो भाई, मतलब जैसे क्रिकेट में ना सिर्फ इंडिया ही वाले मैचेस देख लें तो भाई पूरी व्यूअरशिप का पैसा वसूल हो जाता है। तो ये इस लेवल पे आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि 10 से 15 साल में पूरा भारतीय फुटबॉल चेंज हो सकता है। तो जो ये नेगेटिविटी फैलाते हैं ना कि इंडियन फुटबॉल कभी डेवलप नहीं हो सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन ये मत करो कि कभी नहीं हो सकता है। ये आप ये बोलो कि भाई इंडियन फुटबॉल के ऊपर 10-15 साल तक काम किया जाए तो हम भी वैसे बन सकते हैं। उसको पॉजिटिव चीज में बोलो, पॉजिटिव वे में बोलो, ताकि नेगेटिविटी कम फैले। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, मैं हर बार कहता हूं, आप सवाल उनसे करिए कि भाई इनका फॉलो तो करो। देखो एशियन कंट्रीज, ये क्या था इनके पास, ये भी जीरो ही थे। हर इंसान जीरो से ही ऊपर आता है। वो भी 10-15 साल में कहां पहुंच गए। क्या हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे वही है कि हमारा खुद का पॉलिटिक्स तो सुधारे हम। हमारा उल्लू सीधा करना है पहले। देश विकास की तो गई क्या तेल लेने में देश विकास। नेशनल इंटरेस्ट क्या है हमारे, जो भी हमारे क्या बोलेंगे स्टेक होल्डर्स, नेशनल इंटरेस्ट सेकेंडरी है, पहला है लीग इंटरेस्ट। यही है ना, ये फैक्ट है, ये आप देख भी सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई हमारा एशिया कप के लिए हमको कैंप मिला रहता 1 महीने का, ये फैक्ट की बात है। तो कोई बोल ही नहीं सकता कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट है, सेकंड है नेशनल इंटरेस्ट। तो उसको पहले तो फर्स्ट करना पड़ेगा। इसलिए उसके पहले उसकी सिंपल सी बात है कि इंडिविजुअल बॉडी होना चाहिए एफएफ को, अकेला अपने दम की बात। ये होगा तो वो होगा। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब नेगेटिव चीज़ें देखता हूँ मेरे दिमाग में चीज़ें आती है, फिर मैं उन चीज़ों में घुसता हूँ, समझता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। और आप फिर आपका ओपिनियन भी देते हैं, जो मैं बिल्कुल चाहूँगा। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? जो मेरे दिमाग में बात आई मैंने आपसे कही, अब आपके दिमाग में जो बात चल रही है आप मुझसे कहिए, ताकि हम दोनों एक दूसरे के जो थॉट्स हैं, क्योंकि हमें इंडियन फुटबॉल फैंस, हमको क्या फ़र्क होता है ना। उधर देखो भाई, सिंपल सी बात है, रियल मैड्रिड जीतेगी हारेगी वो खुशी की बात है, लेकिन हमारे देश की फुटबॉल अगर नहीं खेलेगी अच्छी तो कुछ फ़ायदा नहीं है हमारे को। इसलिए मैं आपके थॉट्स जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इंडियन फुटबॉल के लिए। और जो भी आपके थॉट्स है या जो भी आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ अच्छे आएंगे, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।